तो प्राइजेस आपको गिवन है, Sorry, sir. प्राइजेस गिवन है ना क्वेश्चन में। Yes, sir. मेरे पास ना आज मेरा वाला माइक्रोफोन भी नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। Okay, no problem, sir. हाँ जी। तो प्राइजेस हैं और यूनिट्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि किस प्राइस पे हमने कितनी क्वांटिटी सेल करी। तो प्राइजेस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और क्वांटिटी आपको दे रखी है 100 90 80 70 60 एंड 50। और इसमें आपसे कहा गया है टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो टोटल रेवेन्यू का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। व्हेन वी मल्टीप्लाई प्राइस एंड क्वांटिटी वी गेट टोटल रेवेन्यू। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी कितना हो जाएगा? प्राइस है 1, क्वांटिटी है 100, तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू 100, 180, 240, 280, 300, 300. Yes, sir. इसके बाद एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है। पहला तो ये है कि टोटल रेवेन्यू को आप जो भी क्वांटिटी है या जो यूनिट्स है उससे डिवाइड कर दें। मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस वी विल गेट एवरेज। पहला तरीका ये है। तो 100 डिवाइडेड बाय 100, एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1। 1. और 1 That's डिवाइडेड बाय 90 here is same as price only. So 1, 2, 3, 4, बताने वाला 5, था कि 6. एवरेज Yeah. रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल ही रहता है। ठीक है। Yes, sir. ये कभी भी क्वेश्चन में अगर एवरेज रेवेन्यू आता है कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जो प्राइस दे रखा है, अगर प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप उसके इक्वल रख देंगे। Yes, sir. अब आ जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के आपने कितना Additional. कितना एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट किया है। Hmm. ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 100 से 90 पे जा रहे हैं। पहले 100 यूनिट सेल कर रहे थे, अभी 90 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो उल्टा दे रखा है इसमें। तो देखो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला ये होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। डेल्टा जो है ना, ये ट्राइंगल का जो साइन है, ये दिस स्टैंड फॉर चेंज। सो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स या क्वांटिटी। अच्छा, okay. ठीक है। तो अब देखो टोटल रेवेन्यू 100 है, तो यहाँ तो निकलेगा नहीं ना मार्जिनल रेवेन्यू। अब उस पर निकाल भी सकते हो। हम ना एक ऑल्टरनेटिव तरीका है कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, नीचे से स्टार्ट करें। यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करोगे ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि यहाँ से इंक्रीज हो रही है ना क्वांटिटी 50 60 70 80 90 100। तो नीचे से ऊपर जाना ज्यादा बेहतर है ऊपर से नीचे आने की बजाय। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ अगर सर ऊपर से नीचे आए तो गलत होगा क्या इस क्वेश्चन में? ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो कैलकुलेट करने में, क्योंकि देखो हमेशा ना हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू की बात करते हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल करके हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पता लगेगा हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल नहीं कर रहे, हम तो रिड्यूस कर रहे हैं। हमने क्वांटिटी बढ़ाई नहीं है ना। 100 से 90 पे आ गए, फिर 90 से 80 पे आ गए, फिर 80 से 70। तो यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब रिड्यूस ही हो रहा है हर बार। तो यहाँ पे आप मार्जिनल रेवेन्यू निकालोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती, मैंने कैलकुलेट करके देखा तो नहीं है ये, लेकिन मुझे लगता है प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप नीचे से स्टार्ट करें, ज्यादा बेटर रहेगा। सो आपको कहना है कि हमेशा जहाँ पर असेंडिंग टू डिसेंडिंग करो। हाँ, ओके, ओके सर. हमेशा ही, मतलब अगर इस तरीके से आपको डेटा दे रखा है ना, जैसे यस सर. क्वांटिटी डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है 10 9 8 7 6 5 4, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी बिलो। हाँ, तो अगर बिलो से शुरू है तो समझ आ गया, बस ऊपर से शुरू कैसे था तो वो समझ नहीं आ रहा था उस समय. अच्छा, तो एक सेकेंड।
हाँ, ऊपर से प्रॉब्लम होगी, वो छोड़ दो, फिर ऊपर से कैलकुलेट मत करो, नीचे से ही करो। सही वाला समझ आ गया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे सर, एक दो क्वेश्चंस थे, एक मिनट। So marginal revenue is always the price at which the last unit of the commodity is sold. Comment on the statement. Marginal revenue is always the price at which last unit of the commodity is sold. I don't think so. That's to comment on the statement, 2 marks ka hai. So that's, I feel that's a false, if I'm not wrong, like it's in a incorrect statement, and Hmm. marginal revenue is always the difference between the price at which the last unit of commodity is sold. In the total revenue. Sorry, sir? Difference, Different. marginal revenue is the difference between the total revenue on account of sale of extra unit of commodity. Hmm. ओके सर, तो उसको ठीक है, तो दिस इज ठीक है, वो मैं लिख दूंगी कि फिर एमआर का फॉर्मूला देना होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट लिखा है तो। ठीक है Correct. सर। दूसरा इज, when MR is positive and constant, average and total revenue will both increase at a constant rate. Is this statement true? Give reason. When marginal revenue is Positive and constant. positive and constant as well. Hmm. तो क्या बोल रहे हैं, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, एवरेज रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, ये लिखा है। Yes sir. Average revenue and total revenue will both increase at a constant rate लिखा है। ये गलत है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज, मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होगा तब पूछ रहे हैं ना ये। यस सर, तो वो देखिए, जब मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होता है तो एवरेज रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पे होता है, हाँ, और टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग कांस्टेंट होता है। इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। नहीं। हाँ सर, रिलेशनशिप बिटवीन टीआर और एमआर के बीच में यही है कि एआर और एमआर कांस्टेंट होते हैं, हम्म, एंड यह हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो टीआर होता है वो इंक्रीज होता है एट एन कांस्टेंट रेट, एट अ कांस्टेंट रेट। करेक्ट है, लेकिन मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, दो मार्केट सिचुएशन होती है ना अनवी। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ओह नो, ये भी है हाँ। सो रेवेन्यू के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस रिलेशनशिप्स लिखा है एक कि बार एक बार फिर से पढ़ के बताइएगा। ओके एक सेकेंड सर। When MR is positive and constant, average and total revenue will both increase at a constant rate. Is this statement true? Give reason. व्हेन एमआर इज कांस्टेंट, नहीं गलत है यार। अगर मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होगा तो एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो सकता। Hmm. एवरेज रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, वो इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। Okay, sir. हम्म, तो ये क्या दोनों situations दिखानी पड़ेंगी इसके अंदर, when it is in a perfect competition, और जब वो एक general relationship भी है AR और MR का, हाँ और एक, एक है when price falls with rise in output. हाँ तो ये देखो क्वेश्चन में ना, देखो वैसे तो स्पेसिफाइड होता है कि कौन से मार्केट सिचुएशन के हिसाब से पूछा गया है। अगर मार्केट सिचुएशन स्पेसिफाइड नहीं है तो जनरल मान लेंगे हम उसको। तो जनरल में आप डायग्राम बना के देख लेना, डायग्राम जनरल सिचुएशन में इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, जो मैं बना देता हूँ कि ये तो रहता है आपका एवरेज रेवेन्यू, और ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू।
ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कहीं यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और इसी के साथ अगर आप एवरेज रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू का कर्व बनाओगे, यार टोटल रेवेन्यू का कर्व तो बनता ही नहीं है इसमें। एग्जैक्टली सर, टोटल रेवेन्यू का अलग से आता है सर। जो मेरे को तीनों एक साथ दिख रहे हैं ना, टी आर, ए आर और एम आर, वो सिर्फ तभी है जब रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर विच इज़ कॉन्स्टेंट, लाइक ब्रैकेट में आता है कि प्राइस कॉन्स्टेंट है। सिर्फ उसी समय पे है जब ये तीनों एक साथ एक ग्राफ में है। MR इज कांस्टेंट। एक सेकंड यार, मुझे लग रहा है ये सही होगा, मैं करके देख लेता हूँ ना, मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है सर। इधर यूनिट ले लेते हैं ना, इधर ये आपका प्राइस हो गया 1 2 3 4, और सपोज के प्राइस है 10। हाँ 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 हाँ, देखो समझ गया मैं। 10, एक मिनट, 10। ये सवाल ना, ये परफेक्ट कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा गया है, मेंशन नहीं है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में ही है। इसमें क्या कह ओके। रहे हैं कि जब मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू पता है कहाँ कब कांस्टेंट हो सकता है? सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही कांस्टेंट हो सकता है। ओके सर। देखो मैं समझा देता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है कि प्राइस चेंज नहीं है होता, जहाँ पे उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। तो प्राइस 10 रुपीज ही है, चाहे आप 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 जितने भी यूनिट आप सेल कर रहे हो, सेम ही प्राइस से सेल करोगे, तो उसमें मार्जिन आपका एवरेज रेवेन्यू सेम हो जाएगा 10 10 10 10 10 एंड 10। और मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम ही रहेगा हर बार। यहाँ तो निकलेगा नहीं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। टोटल रेवेन्यू निकाल के देख लो। टोटल रेवेन्यू 1 इंटू 10 10, 1 इंटू 2 20, सॉरी 2 इंटू 10 20, 30, 40, 50 एंड 60। समझ आया? अब देखिए इसमें यस। लेट सपोज के हम कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, तो टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। यस सर, बट ए आर और एम आर इक्वल हो गए। ए आर कॉन्स्टेंट ही है, मतलब ए आर सेम रहता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप लिखोगे इसमें कि व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, दैट इज करेक्ट। ये वाला हिस्सा सही है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू डज नॉट इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, ये गलत है। हम्म। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। समझ आया? ओके सर। यस सर। हम्म। ये दो थे डाउट्स। सो इसके अलावा मुझे था कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर है सर, वो थोड़ा सा डरावना लग रहा है। मैंने वो वाला भी नहीं किया है और बाकी हो रहा है, सिर्फ प्राइस डिटर्मिनेशन वाला नहीं है। सर क्या आप एक बार रिवाइज करा सकते हो उसको? पढ़ लेते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट आ रही है, मैंने उसके अंदर प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर दोनों ख़त्म कर दिया है। उसकी सिर्फ बचा लाइक फीचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये तीन सब टॉपिक्स बचे हैं। क्या बता देता हूँ। देखिए इसमें ये बहुत आसान होता है अनवी। सबसे पहले तो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें इक्विलिब्रियम टर्म का क्या मतलब होता है। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आता होगा। इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बोथ आर इक्वल, है ना? सर होता नहीं है, क्या नहीं होता? मैं आपकी कह बात रहा कर हूँ रही मार्केट इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन हूँ। एट अ पर्टिकुलर प्राइस मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बोथ आर इक्वल। इक्वल, यस सर, यस सर। तो ये एक्सप्लेन तो आप कर ही लोगे, दैट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट एनी when at any price of the commodity demand and supply both are equal, that situation is called the situation of equilibrium. यस सर। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का बराबर होना जरूरी है। ओके सर। तो इसमें सारा जो रोल है ना डायग्राम का है, वंस यू मेड द डायग्राम उसके बाद तो कोई इशू रह ही नहीं जाता इसके अंदर।
तो मैं आपको डायग्राम बना के एक जनरल सिचुएशन का समझा देता हूँ, उसके बाद हम चेंजेस की बात करेंगे। ओके सर। जनरली इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करने के लिए व्हाट डू वी डू, वी मेक अ सप्लाई कर्व, उसके बाद हम एक डिमांड कर्व बनाएंगे। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब डिमांड एंड सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है, जिस प्राइस पे दोनों इक्वल होते हैं, इस तरफ ना वाई एक्सिस पे हम प्राइस इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे होती है डिमांड, यहाँ पे होती है क्वांटिटी। तो ये पी प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो गया, और इस पे क्वांटिटी जो फिक्स हुई है वही है क्यू क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज के पी प्राइस ना 10 रुपए और क्यू क्वांटिटी 100 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए की कीमत पे मार्केट में डिमांड भी 100 यूनिट की है और सप्लाई भी 100 यूनिट की है। इसका मतलब ये पूरी सिचुएशन इक्विलिब्रियम है। और ये जो 10 रुपए है ना, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये जो क्वांटिटी फिक्स हुई है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये समझ आता है आपको? यस सर। अब देखो, मार्केट में किसी भी चीज का रेट ना ऐसे ऐसे डिटरमिन होता है, जिसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पर डिटरमिन होता है, और प्रिसाइजली आप कह सकते हो कि मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर डिटरमिन होता है, राइट? ओके। यस सर। अब मार्केट फोर्सेस तो, क्योंकि मार्केट, लेट्स सपोज कि अभी मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमिन्ड एट ₹10, लेकिन कल को मार्केट फोर्स तो चेंज हो सकता है, राइट? यस सर। There is a change in the market force, price will fluctuate. Price will either increase or either decrease. डिक्रीज। यस सर। तो इसे कहते हैं जब मार्केट फोर्स चेंज होगा और प्राइस चेंज हो जाएगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब इक्विलिब्रियम किस किस वजह से चेंज हो सकता है, उसी को हम कहते हैं शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। शिफ्ट ओके। इन इक्विलिब्रियम। और शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम की कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब इक्विलिब्रियम किस किस वजह से चेंज हो सकता है, तो ब्रॉडली अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो दो फैक्टर्स हैं, ड्यू टू डिमांड ऑफ कमोडिटी और ड्यू टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी। प्राइमरीली तो ये दो रीजन होंगे ना, डिमांड चेंज हो जाए या सप्लाई चेंज हो जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ चेंज हो जाए, बोथ चेंज। ओके सर। अनवी ये क्लियर है आपको? यस सर। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिमांड में चेंज होने से इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमें पता है डिमांड भी दो तरह की हो सकती है, डिमांड में चेंज भी दो तरीके का हो सकता है, या तो डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज इन डिमांड होगा, या फिर डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है? तो पहले हम बात कर लेते हैं, अगर इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हम इसमें कर रहे हैं केस 1। डिमांड इंक्रीजेज, ऐसे डिक्रीज का भी केस कर सकते थे हम, अभी हम इंक्रीज का ही कर। ओके सर। तो इंक्रीज होने पे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताने के लिए सबसे पहले तो आप एक इनिशियल इक्विलिब्रियम डिटरमिन करोगे कि पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिटरमिन हो रहा था। तो लेट्स सपोज हमने इनिशियल इक्विलिब्रियम के लिए इनिशियल सप्लाई कर्व बना ली, पहले सप्लाई इतनी थी, पहले वाला डिमांड कर्व बना लिया हमने, और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये प्राइस और ये हो गई क्वांटिटी, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अनवी? यस सर, क्लियर है। हाँ जी। अब देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड जब इंक्रीज होती है ना अनवी, तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। डिमांड में इंक्रीज का मतलब डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड आ गई यहाँ डी से आ गई D1 पे। अब जब डिमांड D1 पे आ गई, तो इसकी वजह से क्या होगा,
इसकी वजह से सर जिस प्राइस पे पहले डिमांड एंड सप्लाई बराबर थी, अभी वहां पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं रहेगी। अभी इसी सेम प्राइस पे सप्लाई तो यहीं पे है, लेकिन डिमांड आ चुकी है यहाँ पे, राइट? ये समझ आ रहा है आपको? यस सर। हाँ। तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि जिस प्राइस पे पहले, लेट्स सपोज के मान लेते हैं पहले वाली कीमत थी 10 रुपए, अब 10 रुपए पे पहले डिमांड थी 100 यूनिट की और सप्लाई भी थी 100 यूनिट की, तो इक्विलिब्रियम हो रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि सप्लाई तो वहीं रुकी रही, सप्लाई तो 100 यूनिट की है, बट डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस टू 140 यूनिट। तो इसका मतलब सेम प्राइस पे जहां पे पहले इक्विलिब्रियम बन रहा था, अब वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं क्रिएट हो पा रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर, सो इट्स लाइक इट इज लाइक, प्राइस भी इट बढ़ इज अ रहा है। सिचुएशन ऑफ एक्सेस। अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे इतनी एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई मार्केट में, राइट? यस सर। अब देखो यहाँ से आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में कि व्हेन demand of the commodity increases, it leads to a situation of excess demand in the market at the existing price। और जब excess demand होती है तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन विल इंक्रीज। कंपटीशन किसके बीच में बढ़ेगा? क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो कंपटीशन अमंग द बायर्स विल इंक्रीज। नाउ बायर विल compete with each other to buy the goods, right? competition among the buyers will इंक्रीज। और जब कंपटीशन बायर्स के बीच में बढ़ता है ना, तो क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्टार्ट्स टू इंक्रीज, प्राइस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। और जब प्राइस बढ़ता है तो आप बताओ डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा इससे? सर फॉल हो जब जाएगी। किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, तो डिमांड घटने लगेगी, डिमांड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सप्लायर तो खुश हो जाएगा, तो नाउ सप्लाई सप्लाई टेंड्स टू इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, राइट? यस सर। इज दैट सर क्लियर टू यू? यस सर, अब ये क्लियर ये है। जैसे ही अब होता क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड घटेगी और सप्लाई बढ़ने लगेगी, ये पूरा प्रोसेस है। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द पॉइंट मार्केट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड अगेन। ये पूरा प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक वापस से मार्केट इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो जाता, मतलब तब तक चलता रहता है जब तक वापस से मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल नहीं हो जाती। सर मुझे एक मैं डाउट है। आपको डायग्राम, एक सेकेंड डाउट लेता हूँ मैं अभी आपका। तो हो ओके। क्या रहा है, कंपटीशन हो रहा है बायर और सेलर के बीच में, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, और प्राइस फाइनली बढ़ते 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 वो आ जाएगा यहाँ पे। और आप देखो वापस से इस प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो रही है P1 पे, और ये क्वांटिटी आ गई यहाँ पे। आगे सीधी लाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिमांड के इंक्रीज होने पे क्या फर्क पड़ा, सबसे पहले देखो तीन चीजें बतानी होती हैं आपको एग्जाम में। जब भी आपसे पूछा जाएगा ना फर्क क्या पड़ा, तो आप तीन चीजों पे बताएंगे उसका इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? नंबर वन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजिंग, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है सर? क्वांटिटी के मुकाबले ज्यादा हो गई है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या फर्क पड़ रहा है सर? इक्विलिब्रियम पॉइंट ना शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हो गया कहाँ? शिफ्ट अपवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो गया वो। ये तीन इम्पैक्ट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। सर एक बार हम लोग इम्पैक्ट वाली जगह पे जा सकते हैं, वो मैंने नोट नहीं किया सर को। मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, उसके बाद आप समझ लेना इसको। ओके सर। देखो मैंने आपको ये बताया कि पहले आप ना इस तरह की सिचुएशन में इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन कर लो। इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन करने के बाद एक न्यू डिमांड को बना लीजिए आप, और न्यू डिमांड को बनाने के बाद
आप देखो कि जिस प्राइस पे पहले इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा था, अभी उस सेम प्राइस पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई। तो इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन द मार्केट। जब एक्सेस डिमांड होगी तो कंपटीशन बायर्स के बीच में बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कमोडिटी का प्राइस जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो इसकी वजह से डिमांड जो है वो घटना शुरू हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंड दिस एंटायर प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव्ड अगेन। ठीक है, इतना सब एक्सप्लेन करना, ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। ये एक्सप्लेन करने के बाद वापस से आप डायग्राम पे आएंगे, और डायग्राम पे आप न्यू प्राइस डिटरमिन करोगे कि अब प्राइस क्या डिटरमिन होगा और नई वाली क्वांटिटी क्या होगी, और ये डिटरमिन करने के बाद आप नीचे इम्पैक्ट में बता देना कि प्राइस हमारा पहले के मुकाबले बढ़ रहा है तो प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी भी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है, क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी यहाँ से ऊपर चला गया है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑल्सो शिफ्ट अपवर्ड। तो ये आ जाएगा यहाँ पे इम्पैक्ट, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट अपवर्ड। अभी भी डाउट है? यस सर, ये समझ आ गया। बस मेरे को ये पूछना था कि आपने ये डिटरमाइन किया ना कि सप्लाई अभी भी उतनी ही है और डिमांड बढ़ गई, जस्ट बिकॉज डिमांड का जो कर्व है वो राइट हैंड साइड पे चला गया, राइट, और सप्लाई का नहीं गया। हाँ, करेक्ट है। ओके सर, हाँ बस इतना ही सिचुएशन था। ली हमने अपने से, बाकी एग्जाम में जो आएगा उसके हिसाब से कर देंगे। जैसे अभी मैंने डिमांड इंक्रीज करी है ना, ऐसे ही और क्या इंक्रीज हो सकता है, सप्लाई भी इंक्रीज हो सकती है। यस सर। मैं आपको बना के समझा देता हूँ ना एक एक करके, एक सेकंड रुक जाइए। ओके सर। हाँ जी मैम, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, लेट्स सपोज के इस टाइम हम सप्लाई सप्लाई बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, ये अब हमने डिटरमिन कर लिया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हो गया जी इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड दिस विल बी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये हो गया इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी एंड इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्वेश्चन कहता है कि लेट्स सपोज के कमोडिटी की सप्लाई बढ़ रही, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, ये बताना है आपको। तो अनवी जब सप्लाई बढ़ेगी ना, तो कीप दैट इन माइंड कि सप्लाई का विल शिफ्ट राइटवर्ड और डाउनवर्ड की बात है, सप्लाई का नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके ऐसे सर। तो यहाँ से आ जाएगा S1 पे, या कोई भी नाम आप रख सकते हो, S2। ठीक है, अब देखो इस सिचुएशन में जैसे ही सप्लाई आगे चली गई, डिमांड अभी भी कहाँ है, तो डिमांड तो वही है, सप्लाई आ गई यहाँ पे, राइट, इस प्राइस पे जहाँ पे पहले डिमांड सप्लाई बराबर थी, अभी सेम प्राइस पे डिमांड तो यहीं पे है, लेकिन सप्लाई सप्लाई तो यहाँ पहुंची हुई है। तो बताओ जरा, सेम प्राइस पे जब पहले इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा था जिस प्राइस पे, अभी उसी प्राइस पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, बताइए। यस अभी सर। मेरी बात यस सर। आ यस रही है सर। ना आपको? यस सर, गॉट इट। हाँ, तो मैं ये सर कह एक रहा और था कि जब डिमांड बढ़ती है तब भी राइटवर्ड शिफ्ट होता है, बट उस ऊपर, और हूँ, जब सप्लाई बढ़ती है तब भी राइटवर्ड शिफ्ट होता है नीचे की तरफ। करेक्ट। अब ओके मैं सर। ये कह रहा हूँ कि जिस प्राइस पे पहले इक्विलिब्रियम था, हाँ जी, यहाँ पे यस सर। सेम प्राइस पे क्या चीज इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो गई, सप्लाई आगे आ गई,
डिमांड यहीं पे है। तो बताओ इस सिचुएशन में क्या क्रिएट होगा? एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी, एक्सेस सप्लाई क्रिएट होगा मार्केट के अंदर? एक्सेस सप्लाई हो गया। सप्लाई क्रिएट होगा, परफेक्ट। और एक्सेस सप्लाई अगर क्रिएट होगा तो उसमें भी कंपटीशन तो बढ़ेगा मार्केट में, लेकिन इस बार कंपटीशन किसके बीच में बढ़ेगा? बायर्स के सेलर्स। sellers के बीच में? यस सेलर्स के बीच में या बायर्स के बीच में? सर, डिमांड जब बढ़ी थी तब थी ना बायर्स के बीच में। हाँ, तो सप्लाई जब बढ़ती है ना तो हाँ। सेलर ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो वो compete करेंगे। यस अब मेरे को बताओ, जब सेलर ज्यादा हो जाएंगे तो कमोडिटी के प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। गिर जाएगा इस बार। करेक्ट। प्राइस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यस और जब प्राइस घटना शुरू होगा, जैसे ही प्राइस घटना शुरू होगा, डिमांड 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 विल इंक्रीज। डिमांड विल इंक्रीज बट सप्लाई टेंड्स टू डिक्लाइन। यस सर। सप्लाई घटना शुरू हो जाएगी। और ये जो पूरा प्रोसेस है प्राइस के घटने का, डिमांड बढ़ने का और सप्लाई घटने का, ये पूरा प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक वापस से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता। समझ आई बात? यस ये सर। इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप इम्पैक्ट पे आओगे कि इस पूरे चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया 3 चीजें एक्सप्लेन करनी होगी कि कमोडिटी के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कमोडिटी की क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके सर, तो जो प्राइस होगा, हम्म प्राइस बताइए क्या होगा प्राइस में? प्राइस प्राइस डिक्लाइन होगा। प्राइस डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्लाइन, हाँ मैंने डिक्लाइन और बोला। क्वांटिटी क्या हो रही है? क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो बस यही लिखना है। तो इसमें यस लिखिएगा आपके प्राइस विल डिक्रीज, क्वांटिटी विल इंक्रीज, और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट, ओके सर। सब में ऑलमोस्ट ऐसी ही एक्सप्लेनेशन है, आप बाकी कर लोगे। यस सर। हम्म एक तो बार ना तो समझ आ जाएगा। कहीं और प्रॉब्लम है तो बताइए। सर, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में यही है। हाँ जी, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में यही है। ओके सर, और इफेक्ट्स ऑफ मतलब शिफ्ट इन उसमें यही डिमांड एंड पूछा सप्लाई। जाएगा, डिमांड इंक्रीज या सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। ओके सर, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सर, इफ आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, उसके लिए एक बार चेक कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। सर, एक ऐसी क्वेश्चन है, यू आर गिविंग द फॉलोइंग डेटा अबाउट द हाइट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, डिसाइड हुज हाइट इज मोर वेरिएबल। सो ये वेरिएबल ढूंढने के लिए क्या करते हैं? वेरिएंस दिया हुआ है, नंबर कोफिशिएंट दिया ऑफ हुआ वेरिएशन है, फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सर? वेरिएशन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ना ये। यस 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 सर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके सर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? जो भी मेरे ख्याल है इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ये फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉयज की हाइट का एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर गर्ल्स की हाइट का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, बॉयज के हाइट का मीन निकालना पड़ेगा, और गर्ल्स की हाइट का भी मीन निकालना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे आप। बॉयज के हाइट का स्टैंडर्ड डेविएशन और बॉयज के हाइट का मीन। सर, सिर्फ नंबर दिए हुए हैं बॉयज एंड गर्ल्स की, उसके बाद एवरेज हाइट दी हुई है। तो एवरेज हाइट दे रखी है। हाँ, एवरेज हाइट दे रखी है, नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, और वेरिएंस इन इंचेस दिया हुआ है। वेरिएंस दिया हुआ है। यस सर। अच्छा, वेरिएंस कितना दे रखा है? सर, बॉयज का 9 है और गर्ल्स का 4। ठीक है, देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वेरिएंस क्या चीज होती है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, राइट? यस सर। ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा आपको, तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना होगा, लेट्स सपोज आपको बॉयज का भी वेरिएंस दे रखा है ना, बॉयज का वेरिएंस कितना है?
9. 9 है, तो इसका हम अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, राइट? यप यस सर. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बॉयज आ गया। और ये दे रखा है 4, इसका आप स्टैंडर्ड अंडर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा ये गर्ल्स का, यस सर. राइट? अच्छा, अब आपको एवरेज तो दे ही रखा है दोनों के हाइट का, मतलब एवरेज का मतलब मीन दे रखा है दोनों के हाइट का। बॉयज की एवरेज हाइट कितनी है इंचेस में? सर बॉयज की हाइट 68. 68 इंचेस। गर्ल्स की 61. 61। बस तो ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमारा ऊपर ये वाला बताया ना मैंने आपको फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया बॉयज का, कितना आ रहा है 3, 9 का यस. इंटू करेंगे 3 आ जाएगा। और इसका एवरेज कितना है 68 इंटू 100, ये कर लो। और ऐसे ही गर्ल्स का कर लो। तो फिर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्यों दिए हुए हैं? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स भी गिवन है, हाँ. निकालना क्या है? वेरिएशन ही तो निकालना है सिर्फ। यस सर, इसके अंदर यही लिखा है कि हु इज मोर डिसाइड हुज हाइट इज मोर वेरिएबल. हाँ ठीक है, उससे नंबर से कोई मतलब नहीं है फिर हम नंबर ओके तो सर. ऐसे कई दफा दे देते हैं डेटा में कंफ्यूज करने के लिए। अब इसमें देखो जिसकी वैल्यू कम आएगी ना, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसमें ज्यादा वेरिएशन है, जिसकी वैल्यू कम आएगी उसमें कम वेरिएशन। ओके मतलब सर. अगर आप ओके. बॉयज का निकाल रहे हो ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और अगर वो कम है गर्ल्स के मुकाबले तो इनकी हाइट में कम वेरिएशन है, और गर्ल्स गर्ल्स का कम है तो गर्ल्स की हाइट में कम वेरिएशन है। ठीक है सर. उसके अलावा market for a good is in equilibrium. There is a simultaneous decrease both in demand and supply, but there is no change in market supply. Explain with the help of a schedule how is it possible. So इसमें क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड फिर बताना। Market for a good मार्केट इक्विलिब्रियम। Market for a good is in equilibrium. There is simultaneous decrease both in demand and supply, but there is no change in market price. Explain with help of a schedule how is it possible. ठीक है ना, देखो ये सिचुएशन है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है और अब दोनों ही डिमांड एंड सप्लाई में एक साथ चेंज होता है। प्राइस ये है, क्वांटिटी है, दोनों क्या हो रहा है, डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। और जाहिर है अगर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो दूसरा बनेगा ना अभी। अब Yes, sir. इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे तो डिटरमिन नहीं होगा ना, तो कहीं और पे डिटरमिन होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट? Yes, sir. अब ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद प्राइस हमारा सेम ही रह जाता है, ये कैसे हो सकता है ये बताना है आपको। तो बहुत सिंपल है, अगर दोनों डिमांड एंड सप्लाई में दोनों में इक्वल डिक्रीज होता है, लेट्स सपोज कि डिमांड भी 10% डिक्रीज हो जाती है और सप्लाई में भी डिक्रीज हो रहा है 10% गई, दोनों में बराबर बराबर डिक्रीज, एंड Yes. ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस वही रहेगा। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए डिमांड कर्व ना इतना शिफ्ट हुआ, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज को मैं ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ बोल बनाने में प्रॉब्लम, ठीक है? और सप्लाई में भी तकरीबन इतना ही डिक्रीज है। So got it. वो आ गया, वो same point आ जाएगा वापस. डिमांड में भी जितना डिमांड में डिक्रीज है सप्लाई में भी उतना ही डिक्रीज है, तो अल्टीमेटली जो प्राइस है, देखो प्राइस तो सेम ही रह गया, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी कम होगी इसमें। Okay, sir. समझ रही है बात? Yes, sir. ठीक है. इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से शिफ्ट होकर एफ पे आ जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगी, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। आप पहले एक्सप्लेन कर देना कि ऐसा तभी हो सकता है, द सिचुएशन कैन ओनली अराइज व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीजेस एट द सेम रेट इन सेम प्रोपोर्शन, राइट? और उसके बाद ना ये डायग्राम बना के आप इंडिकेट कर देना कि इस तरीके से हम उसको डायग्रामेटिकली इंडिकेट कर सकते हैं। Yes, sir. Got it. क्लियर? Yes, sir. और सर इतना ही था, बाकी तो कुछ कुछ नहीं है। नहीं. मैं एक बार प्राइस इलास्टिसिटी का आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. दैट्स लास्ट. वेट.
ठीक है, बताइए क्वेश्चन क्या है? यस सर, एक सेकेंड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ना? Yes, sir. The total receipts of a firm gets double due to 20% rise in price of good X. If the original supply was at 50 units at a price of rupees 100, calculate price elasticity of supply. Also calculate the quantity at the increased price. 3 marks का. थोड़ा थोड़ा बताइए, मुझे लिखना पड़ेगा ना, बताइए। Okay, sir. The total receipts of a firm gets double due to a 20% in price of good X. If the original supply was 50 units at a price of rupees 100, calculate the price elasticity of supply अच्छा ठीक है, and also the quantity. So, also calculate the quantity at the increased price. ठीक है। पहले वाला प्राइस 100 था, पहले वाली सप्लाई भी दे रखी है आपको 50, राइट? ये बोल रहे हैं ना कि 100 रुपए पहले 50 यूनिट की सप्लाई थी, और जब कह रहे हैं कि जब प्राइस में 20% इंक्रीज होता है, प्राइस में 20% इंक्रीज कर दो, कितना इंक्रीज हो जाएगा? 50 का 20% कितना होता है? 10। Yes, sir. So, पहले देखो रिसीट्स कितनी हो रही है बीच पे, आपका एक मिनट क्या का प्राइस इंक्रीजेस बाय 20% ना अंजी? yes, sir. Price increases by 20%. अंजी आवाज आ रही है? Yes, sir. Aryavas price increases by 20%. Then, sir, चलेगा. हाँ जी, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहले प्राइस 100 रुपीज था, और अभी जो है प्राइस में 20% का इंक्रीज हुआ है, तो प्राइस 20% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 100 से 120, राइट? Yes, sir. Price increases. कह रहे हैं हाँ जी सर, इतना क्लियर है. रिसीट डबल हो गई है, तो भाई 100 रुपए के रेट पे जब आप 50 यूनिट सेल कर रहे होगे तो आपकी टोटल रिसीट कितनी होगी? 5000 रही होगी ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना प्राइस। 100 रुपए पे हम 50 यूनिट सेल कर रहे थे, तो टोटल रिसीट के लिए हम प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देंगे। अब कह रहे हैं कि जब कीमत 20% बढ़ी है तो हमारी जो रिसीविंग है ना वो सीधा डबल हो गई। डबल होने का मतलब कि ये 10,000 हो गया होगा, राइट? तो अब आप सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हो आप। सर आपने 10,000 कैसे किया? भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 100 रुपए पे हम पहले 50 यूनिट सेल करते थे, हाँ जी राइट? सर. यस सर. आप वो सोच के देखो कि जब 100 रुपए पे 50 यूनिट सेल करते होगे तो आपकी टोटल रिसीविंग कितनी रही होगी? टोटल कलेक्शन कितना होता होगा सर? 5000 का, राइट? ठीक है सर. यस सर. कह रहे हैं कि जब कीमत 20% बढ़ती है ना तो हमारी हम्म. टोटल रिसीविंग है वो 2 टाइम्स बढ़ जाती है। तो प्राइस आप 20% बढ़ा दो 120, तो रिसीट कितनी करनी है आपको? 2 टाइम्स करनी है, इसका 2 गुना कर दो, ओके ओके सर. ठीक है? अच्छा, अब आपको रिसीट्स पता है तो आप बता सकते हो सप्लाई कितनी होगी? सर बहुत सिंपल है ना, 10,000 हम डिवाइड कर दो. डिवाइड कर दो, करेक्ट? तो डिवाइड करके निकाल लो, जो भी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पे, ओके, राइट? इट वाज जस्ट अ ट्रिकी इंग्लिश थिंगी. ओके सर. हाँ बस वो है, इंटरप्रेट कर लो आप और टेबल बना के उसको सॉल्व कर लोगे। इस तरीके से टेबल बना लेंगे तो आसान हो जाएगा ये। इसके बाद तो बहुत आसान है। इसके बाद इलास्टिसिटी सप्लाई का फॉर्मूला लगा देंगे, पी डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, सॉरी
चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P अपॉन Q। कर लोगी? यस सर। जी, और कोई डाउट? नहीं सर, अभी इतनी ही सर आज के लिए। चलो चले, ऑल द वेरी बेस्ट तन्वी। थैंक यू अच्छे सर। से करिएगा, सारा पेपर अटेम्प्ट करिएगा और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी यस आता है, जैसे कि प्रॉब्लम होती है, आप अटेम्प्ट सारा करके आइएगा, ठीक है? यस सर, यस सर। चलो फिर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। यस सर, थैंक यू।